हेलो यूट्यूब वासियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और मिस्टीरियस स्टोरी लेके। क्या हो जब एक फ़्लाइट 239 यात्रियों के साथ आसमान से हमेशा के लिए गायब हो जाए। क्यों है ना एकदम डराने वाली बात। आज मैं आपको ऐसी ही फ़्लाइट की स्टोरी सुनाऊंगी जो आसमान से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। क्या है कहानी, आइए जानते हैं। ईयर 2014 में मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MS-370 कोलालमपुर से बीजिंग के लिए रोज़ उड़ान भरती थी और अपने इस डेली रूटीन की तरह ही 8 मार्च 2014 को फ्लाइट नंबर 370 रात के 12:41 पर कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिसमें चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित 14 देशों के पैसेंजर थे। 27 साल के फारिक अहमद इस फ्लाइट के पायलट थे और ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी, क्योंकि इसके बाद वो फुल्ली सर्टिफाइड पायलट बन जाते। और इनके साथ थे 53 साल के पायलट इन कमांड जहरी अहमद शाह, जो कि मलेशियन एयरलाइंस के सबसे सीनियर पायलट थे। 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर इस फ्लाइट में सवार थे, यानी 239 यात्री। इस फ्लाइट को कोलालमपुर से सुबह 6:30 बजे तक बीजिंग पहुंचना था। मलेशियन प्रायद्वीप से होकर ये फ्लाइट नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहा था। कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान के कैप्टन की आखिरी बार बात टेक ऑफ के करीब 38 मिनट के बाद हुई, जब फ्लाइट कोलालमपुर की सीमा को पार कर रहा था और फ्लाइट के पायलट के आखिरी शब्द थे गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद कैप्टन को वियतनाम एयर स्पेस कंट्रोल से संपर्क करना था, लेकिन आखिरी चेक इन के 2 या 3 मिनट के बाद ही प्लेन का मलेशियन और वियतनाम दोनों के ही रडार स्क्रीन से गायब हो जाना एक रहस्यमय घटना बन जाता है। यानी कि प्लेन अचानक से ही मलेशियन और वियतनाम दोनों की ही रडार स्क्रीन से गायब हो जाता है। इसके बाद काफी देर तक प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं निकलता, क्योंकि प्लेन से किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं हो पाता है। अचानक से गायब हुई इस प्लेन ने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया, पूरी दुनिया को चौंका दिया कि आखिर ये प्लेन गई तो गई कहाँ। और अथॉरिटीज के पास लोगों के किसी भी सवालों का जवाब नहीं था। इस घटना के अगले ही दिन यानी कि 9 मार्च को फ्लाइट को ढूंढने के लिए एक मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 7 अलग अलग देशों के 24 एयरक्राफ्ट और 34 शिप शामिल थे। प्लेन की आखिरी लोकेशन के हिसाब से सबका पहला फोकस साउथ चाइना सी पर था। सभी ने यही सोचा कि अगर फ्लाइट किसी भी दुर्घटना का शिकार हुई है तो उसका मलबा समुद्र में मिल सकता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी इस एक्सप्लोरर को कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर उन्हें लगा कि शायद वो गलत जगह तलाश कर रहे हैं। फिर इस फ्लाइट को लेकर काफी सारी खबरें आने लगी और उन खबरों में के हिसाब से लोगों ने ये कयास लगाया कि शायद हो सकता है कि फ्लाइट का फ्यूल खत्म हो गया हो, जिसकी वजह से फ्लाइट में आग लग गई हो, या फिर फ्लाइट हो सकता है कि कहीं समुद्र में गिर गई हो, क्रैश हो गई हो। लेकिन इन सब के बाद भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये फ्लाइट गई क्या, क्योंकि ये सब अनुमान लगाए जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक खबर आती है कि विमान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के 1 घंटे बाद तक भी मलेशियन एयरफोर्स के मिलिट्री रडार ने प्लेन को ट्रेस किया था। मिलिट्री के दिए हुए डेटा के हिसाब से पता चलता है कि गुड नाइट मैसेज के कुछ देर बाद ही विमान ने अपनी दिशा भटकते हुए, या कहे तो विमान ने अपनी दिशा बदल ली थी। पहले वह साउथ वेस्ट की तरफ टर्न लिया और फिर पेनांग आइलैंड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वह अंडमान सी से लगभग 240 किलोमीटर आगे पहुंच गया। इसके बाद मिलिट्री रडार का भी विमान से संपर्क टूट गया। इसके बाद ये अंदाजा लगाया गया कि प्लेन के कैप्टन जहरी अहमद शाह शायद से बेहोश हो गए थे और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ता रहा, और फिर शायद प्लेन में फ्यूल खत्म होने के बाद प्लेन इंडियन ओशन में क्रैश हो गए। लेकिन उसमें तो एक और पायलट था, उसका क्या पता नहीं, किसी को भी नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। खैर, इस अंदाजे के बाद ये सर्च टीम का अगला फोकस हो गया इंडियन ओशन सी। इस जानकारी के बाद लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि आखिर प्लेन का ट्रांसपोंडर आखिर बंद कैसे हुआ और प्लेन दूसरी दिशा में क्यों उड़ने लगा। ऐसा विमान के पायलट ने जानबूझ के किया या फिर प्लेन को किसी ने हाईजैक कर लिया। ऐसे कई सवाल लोगों के मन में चलने लगे और प्लेन ट्रांसपोंडर सिर्फ पायलट ही बंद कर सकता है। अब इससे ये तो साफ हो चुका था कि पायलट ने ये जानबूझ के ट्रांसपोंडर बंद किया या फिर किसी के दबाव में आके बंद किया है। और फिर सभी बातों का ध्यान में रखते हुए 3 बड़ी सर्च टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें बंगाल की खाड़ी से लेकर इंडियन ओशन तक सर्च ऑपरेशन चलाना था, जिसमें 6 दिन की कड़ी मेहनत और कई डॉलर खर्च करने के बाद भी एक्सप्लोरर को कुछ भी हाथ नहीं लगा।
और फिर प्लेन को गायब हुए 16 दिन बीत गए। लेकिन इसी बीच एक और जानकारी हाथ लगती है कि मिलिट्री रडार के संपर्क टूटने के बाद प्लेन का संपर्क सैटेलाइट से बना हुआ था। प्लेन ने इस बीच एक और टर्न लिया और उसी दिशा में अगले 5 घंटे तक उड़ता रहा जब तक उसका फ्यूल खत्म ना हो जाए। अपनी इस नई दिशा में प्लेन ऑस्ट्रेलिया के आसपास साउथ इंडियन ओशन के आसपास खो गया और इस नई जानकारी के हिसाब से सर्च टीम को फिर से एक बहुत बड़ी लोकेशन मिल गई थी और सर्च करने के लिए, जिसके बाद फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च टीम ने यहाँ भी काफी खोजबीन की, लेकिन टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा, कोई भी सुराग नहीं मिला और ये सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। वो प्लेन और उसमें बैठे 239 लोगों का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। ऐसे समय बीतता गया और लोग इसे भूल जाने लगे। लेकिन इस घटना को बीते हुए अब 1 साल बीत चुका था, यानी कि जुलाई 2015 में एक छोटे से टापू रीयूनियन पर इस प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है। लोगों के मन में यह आस जगने लगी कि शायद इस प्लेन के बारे में कुछ पता चल सकता है, लेकिन इस छोटे से टुकड़े के बाद किसी को कुछ भी नहीं मिला। मलेशियन पुलिस ने भी इस विमान को लेकर अपना एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया, जिसमें प्लेन में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर के बैकग्राउंड के बारे में जांच करने पर फोकस रखा गया। और फिर पुलिस को 2 पैसेंजर ऐसे मिलते हैं जो फेक पासपोर्ट लेके प्लेन में आए थे, जो मूल रूप से ईरान के रहने वाले थे और घटना के ठीक 1 हफ्ते पहले ही मलेशिया आए थे। यानी कि कहीं उन्होंने तो ये हाईजैक नहीं कर लिया प्लेन, आइए जानते हैं। इसके बाद सबने यही अंदाजा लगाया कि शायद इन दोनों ने ही प्लेन को हाईजैक किया है। पुलिस ने बारीकी से जांच की इन दोनों के यात्रियों की। सबको लगने लगा कि शायद इस प्लेन की मिस्ट्री सुलझ गई है, लेकिन जांच में पता चला कि दोनों पैसेंजर को किसी भी टेररिस्ट और एक्टिविटीज से जुड़े होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है और ये थ्योरी भी बस एक थ्योरी बन के रह गई। इस विमान के साथ क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता चल सका। ऐसे करते करते 3 साल बीत गए और ये सर्च ऑपरेशन 3 सालों तक चलता रहा। ये सर्च ऑपरेशन अब तक का सबसे लंबा सर्च ऑपरेशन रहा है किसी प्लेन को सर्च करने का। इस सर्च ऑपरेशन में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, यूके, यूएस जैसे देशों ने भी इस फ्लाइट को ढूंढने में मदद की, लेकिन इस विमान का कुछ भी पता नहीं चल सका और लाखों डॉलर्स का खर्चा होता हुआ देख सरकार को ये ऑपरेशन रोकना पड़ा। इधर पुलिस ने भी ये स्टेटमेंट जारी करते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए कि फ्लाइट MS-370 क्यों गायब हुआ और इसके साथ क्या हुआ, इसके कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन आखिर वो प्लेन गया कहाँ, यह सवाल अभी भी लोगों के मन में था। फिर साल 2018 में जनवरी महीने में इस सर्च मिशन को फिर से शुरू किया गया, जिसमें ओशियन इन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका और इस मिशन को भी जुलाई 2018 में बंद कर दिया गया। लेकिन लोगों के मन में अभी भी ये सवाल थे कि आखिर ये प्लेन गया कहाँ। इसको लेके काफी सारी थ्योरीज भी आई, लेकिन वो भी बस एक थ्योरीज बन के रह गई कि उस विमान के साथ क्या हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल थे कि अगर एक पायलट बेहोश हो गया तो दूसरे पायलट ने प्लेन को क्यों नहीं संभाला, और अगर प्लेन को किसी ने हाईजैक किया था तो किसी ने उसका जिम्मा क्यों नहीं लिया, ना ही किसी प्रकार की कोई शर्त रखी और ना ही प्लेन को हाईजैक करने का अपना मकसद बताया। आखिर उस प्लेन के साथ क्या हुआ और प्लेन का ट्रांसपोंडर क्यों बंद किया गया, इसे गलत दिशा में क्यों ले जाया गया, और अगर प्लेन में कोई खराबी थी तो इसकी जानकारी आखिर क्यों नहीं दी गई। ये सभी सवाल लोगों के मन में थे जो बस सवाल बन के ही रह गए। इसका आंसर किसी के पास भी नहीं मिल सका। इस पूरी घटना का एक तरीके से रिव्यू करते हुए एक्सपर्ट ने बताया कि प्लेन का वियतनाम की ओर जाते हुए अचानक से किसी और दिशा में मुड़ जाना एक जानबूझ के किया हुआ कदम था, या कहें तो एक जानबूझ के किया हुआ काम था जो किसी ने जानबूझ के किया है। जहां तक बात रही प्लेन के पैसेंजर की, तो शायद से उनकी जान प्लेन के क्रैश होने से पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि प्लेन के दूसरी दिशा में मुड़ते ही प्लेन का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद कर दिया गया, जिसमें एयर कंडीशनर भी शामिल होता है, जिस वजह से एयर सिस्टम पर प्रेशर पड़ा और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन मास्क भी किसी काम का नहीं रहता है और लोगों की दम घुट की मौत हो गई, यानी कि यात्रियों की दम घुट की मौत हो गई। और पायलट के केबिन में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रहता है, जिस वजह से पायलट आराम से सांस ले पा रहे थे। फिर उन्होंने प्लेन को कई घंटों तक 15,000 फीट की ऊंचाई पर ऑटो पायलट मोड पर छोड़ दिया और जैसे ही प्लेन का फ्यूल खत्म हुआ,
प्लेन 5 गुना ज़्यादा स्पीड से क्रैश हो गया और प्लेन छोटे छोटे टुकड़ों में क्रैश हो गया, जिस वजह से प्लेन का मलबा नहीं मिल सका। और ये सब पायलट ने जानबूझ के किया। फिलहाल तो यही थ्योरी है जिस पे यकीन किया जा सकता है थोड़ा बहुत कि हाँ, ये शायद पायलट ने जानबूझ के किया है। लेकिन अभी भी ये सवाल खड़ा है कि आखिर MS-370 फ्लाइट के साथ हुआ तो हुआ क्या। ये भी एक मिस्ट्री बन के रह गया। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या। कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। और प्लीज़ ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं इनको इग्नोर करो। और आपको अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो मुझे लाइक करो।